सोहम, मुन्नी और ईशान रात के तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान कराची पहुंचे थे। सोहम ने महाबीर को बुलाकर ईशान को उसके साथ वाइट पैलेस भेज दिया था और खुद सी व्यू पर अलग थलग बने अपार्टमेंट में आया था। पुरस्कार इमारत में 400 खामोशी थी। मुन्नी ने लाकर इसे सोफे पर बैठा और जालीदार सोफ दुपट्टा से बेहोश वजूद के चेहरे से हटाया तो दंग रह गई। वो मबहूत सी इसे देख रही थी। जब सोहम खान फ़ोन पर जेके से बात करता अंदर दाखिल हुआ, एक नज़र ही देखा था इस सोफे पर मौजूद वजूद पर। सब स्काई आंखें सर्द और बेतासुर रही। फ़ौरन नज़र फेर ली मुन्नी और इसकी जानिब से पीठ करके खड़ा था और फ़ोन रखकर ससुराते लहजे में बोला, मुनीब इसे ब्लैक रूम में ले जाओ। क्या? मुन्नी के सर पर बम फूटा था। अरे पागल हो गए हैं सोहम खान, इसे देखो, इसे तो फूल से भी चोट पहुंच जाए, इतनी नाजुक जान ये ब्लैक रूम में रखने के काबिल है? मुन्नी शाख सी सदमे से बेहाल पूछने लगी। मुनीब जैसा कहा है वैसे करो, वो यूं ही इत्मीनान से मगर सर्द लहजे में बोला था। अरे देखो तो सही एक मरतबा, ये तो बिल्कुल मार्शमैलो की तरह नरम है। मैं तो नहीं लेकर जाऊंगी इसे ब्लैक ब्लैक रूम, यानी हद है। जंगलीपन की भी एक मुन्नी ही थी जो पीठ किए खड़े शख्स से इस अंदाज में बात करने की जरूरत कर सकती थी। तुम्हें पता है तुम्हारी इस मार्शमैलो की वजह से कितना खून खराबा हुआ है, कितनों की जान गई है, 2-3 खानदान उजड़ कर सफा हस्ती से मिट चुके हैं। अब वो इसे अपनी जान पर भुगतना है। सो जैसा कहा है वैसा करो, वो पंखाड़ता सर्द लहजे में बोला। अभी तो ब्लैक रूम ही भेज रहा हूँ, अगर एक मरतबा और तुमने चूचरा की तो वंडरलैंड फेंक आऊँगा। सुना मुनीब, लेकर जाओ इसे। वो दहाड़ा मगर मुन्नी अब भी उलझन में ही थी कि क्या करे क्या ना करे। वो जल्लाद तो इसे भी शशोपंज में मुब्तला कर दिया था। मुनीब, मुझे उलझन हो रही है इसके वजूद से, लेकर जाओ इसे, थका हुआ हूँ, आराम करूँगा। इसके सर्द सरारत लहजे में वाजिया वार्निंग थी। मुन्नी चुपचाप उठी और इसे सर्द से कमरे में सिंगल बेड पर लिटाकर वापस आ गई। स्लाइडिंग डोर ऑटो लॉक हुआ था। मिफ्रा सारा दिन अल्लाह ताला से मदद मांगती रही। फिर आखिर एक आइडिया दिमाग में आ ही गया। वो बहाने से उठी, वॉशरूम गई और फिर अंदर से इसने दीवार के कोने पर सर मारकर अपना सर बुरी तरह जख्मी किया था। खून की लकीरें चेहरे पर गिरी थी तो इसने अंदर का शीशा भी तोड़ दिया। शोर सुनकर नर्सिस वॉशरूम की जानिब भागी थी। तभी इसने दरवाज़ा खोलकर इन्हें यकीन दिलाया कि वॉशरूम में फिसल गई है, इसलिए इसे बिल्कुल सामने बने हॉस्पिटल में मरहम पट्टी की वजह से पहुंचाया गया था। वो सारा दिन हॉस्पिटल में रही, जख्म गहरा था इसलिए इसकी जान छूट गई थी, मगर अब इसे जल्द से जल्द कुछ सोचना था। वो रात का इंतज़ार करने लगी। अल्लाह अल्लाह करके रात हुई थी। रात के 3 बजे पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूब चुका था और इसे इस बात का इंतज़ार था। मिफ्रा आहिस्ते से दबे पाँव बेड से उठी। इसे मेंटल अजाइमा में मौका नहीं मिलता, मगर यहाँ वो कामयाबी से पहुंच चुकी थी, इससे ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। वो बहुत चुपकर कॉरिडोर से गुजरती सीढ़ियों की जानिब आई थी। बड़ी खामोशी से चलती वो अब सुकून से अपनी मौत की जानिब जा रही थी। ऐसी ज़िंदगी से मौत अच्छी थी। क्योंकि इसके पास कोई जय फरार का रास्ता नहीं था। सही ही और ऐसे ही सही वो सीढ़ियाँ चढ़कर हॉस्पिटल की कुशादा छत पर आ चुकी थी और अब मुर्दा कदमों से रेलिंग तक गई थी। नीचे देखा तो अंधेरे में नज़रों के सामने दुनिया घूम गई। कलेजा मुँह को आया। 7th फ्लोर से नीचे का मंजर निहायत भयानक था। नाजुक वजूद पसीने से भीग गया और रेलिंग के ऊपर चढ़ने लगी। किधर मोहतरमा स्वयं साहिबा, पर नहीं है आपके जो उड़ने का प्रोग्राम बनाया है, हड्डी पसली का कचूमर निकल जाएगा। मलगजे अंधेरे में भारी आवाज़ आसपास गूंजी तो दिल उछलकर हलक में आया। सामने ही एक लंबा चौड़ा शख्स पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले इत्मीनान से खड़ा इसे देख रहा था, बल्कि गुस्से से गोर रहा था। मुंह पर रुमाल बांधा था जिस पर बड़ा वाजिया जेके लिखा हुआ था। जबरान सामने इसके गुदाज वजूद को घूरे जा रहा था। क्या करने आया था और इस लड़की के सुसाइड कमिट करने पर इसका काम ध्यान हट गया था। उसकी जानिब बढ़ने लगा था। दूर रहूँ नहीं तो कूद जाऊंगी मैं। वो फंकारी शोर इत्मीनान काबिल दीद था। मगर मरना ही है तो मेरे काम आ जाओ। एक्चुअली मैं यहाँ डॉक्टर हूँ और रोमन आर्गन्स की स्मगलिंग करता हूँ, तो अपने सारे आर्गन्स मुझे दे दो, मेरा भला हो जाएगा और तुम्हारा काम भी। वो सुकून से अपने फोल्ड कफलिक में से स्कैल्पल निकालता हुआ बोला, जिसे देखकर मिफ्रा की आंखें बाहर उबलने को थी। यू बास्टर्ड, दूर रहो मुझसे, वो चिल्लाई और रेलिंग का एक मजीद स्टेप चढ़ गई। जिब्रान के माथे पर बेशुमार बल आए थे। 7th फ्लोर है मोहतरमा, नीचे कूद कर वैसे भी नाजुक जात का कीमा बनने वाला है, तो अपने सब ऑर्गन मुझे दे दें। इसे बातों में लपेट कर एक हाथ पीछे ले गया था, एक स्टेप ऊपर गई। तभी जिब्रान ने बिजली की सी तेजी से अपना बेल्ट निकालकर इसकी जानिब घुमाई जो इसकी कमर से लिपटी थी। जिब्रान ने इसे अपनी जानिब खींच लिया और वो अचानक आकर जिब्रान पर गिरी थी। यू शैतान चीप इंसान, छोड़ो मुझे मरने दो, जलील इंसान, जिंदा नहीं रहना चाहती मैं, छोड़ो मुझे। मिफ्रा ने इसके सीने पर मुक्के बरसाए। जिब्रान ने इसे गौर से देखे गया। तभी हस्बे मामूल इसकी एग्जीक्यूशनर ने पाकि से सिरिंज निकालकर इसकी गर्दन में इंजेक्ट की थी। वो सिसकी और बहुत जल्द बेहोश होकर इसके कुशादा सीने पर गिरी थी। जबरान ने गहरा सांस लिया और इसे एक साइड करके उठ खड़ा हुआ। रुमाल उतारकर पॉकेट में रखा और पॉकेट से सिगरेट निकाली और सुलगाकर लबों में दबाई। एक नज़र पीछे मुड़कर देखा और झिंझलाया, अब ये मोहतरमा कहाँ से आ गई? आहा, 1 मिनट, ये तो ये बात है। जलाद का दिमाग तेज़ी से चला। इसने सीसीटीवी कैमरे से देखा था इस काले सूट वाली लड़की को मेंटल असाइलम से हॉस्पिटल लाती। यकीनन इसके सहा वहाँ कुछ गलत होने वाला था। अभी वो पहले अस्पताल पहुंची फिर खुदकुशी करने यहाँ, यानी ये लड़की इसके काम की थी। इसने आधी सिगरेट ज़मीन पर गिराकर अपने बूट से मसली। तभी वो इस नाजुक वजूद की तरफ बढ़ा। सोनिया भी नहीं थी, सो इसे काम खुद करना था। तभी वो झिझकते इसकी तरफ बढ़ा और इसे बाजू में उठा लिया। रुई के गालों की तरह नरमो नाजुक गुदास वजूद। जिब्रान ने एक निगाह गलत घनेरी पलकों वाले चेहरे पर डाली और फ़ौरन
नज़र चुरा ली से वहाँ से लिए निकलता चला गया। सुबह के वक्त वाइट पैलेस के लॉन में चिड़ियों की चहकार गूंज रही थी। जब सोहम खान वाइट पैलेस में कदम रखा, वो नीम जान सा वाइट पैलेस में अपने कमरे में बेड पर लेटा था। आंखें बूंदे वो सर में उठता दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। जब अपने दरवाजे पर हल्की सी आहट उसे ज़रा के ज़रा आंखें खोल कर देखा तो सोहम खान अंदर दाखिल हुआ था। सोहम आकर इसके करीब बेड पर बैठा था। ईशान का हाथ हाथों में थाम कर सहलाया। कैसी तबीयत है अबैश? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है तो तुम करते हो अपने साथ ऐसा? सोहम ने संजीदगी से कहा और मुन्नी जो दूध का गिलास लेकर आई थी वो थाम कर ऐश की जानिब बढ़ाया, जिसे देखकर इसने बुरा सा मुंह बनाया था। भाई प्लीज़, इसने कड़वा मुंह बनाया। नो ऐश, तुम अच्छी तरह जानते हो तुमने शराफत का मुजाहरा ना किया तो मैं तुम्हारा मुंह खोलकर तुम्हारे हलक में एक ही मरतबा ढेल दूंगा। सोहम ने सुकून से कहा। पेशान ज़रा सा तकिए पर नींदराज हुआ था और बमुश्किल दूध का गिलास एक सांस में पीकर इसने अपनी इस मेडिसन मुले सफ़ेद मलगूबा और पास बैठे ग्रीन मास्टर से एक ही मरतबा जान छुड़ाई कि दोबारा तकिए पर निढाल सा गिरा था। सोहम इसे देखे गया बल्कि घूरे गया। वट, अब क्या है भाई? ऐश झिझलाया। अब मैंने क्या किया है? Ishan Kabir Ibrahim, now you will tell me what is going on in your mind. What is the problem after all? I'd like to hear you. Tell me the truth. It's not the girl's case. सोहम के एक लफ्ज़ से ऐश के चेहरे की हवाएं उड़ी थी। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इसने निगाहें चुराई थी। ऐश के चेहरे के तासुरात देखकर सच सोहम खान के बिल्कुल सामने था। किसी बात की गुंजाइश नहीं थी। ईशान, मुझे इस लड़की का नाम बताओ। सोहम ने संजीदगी से पूछा। हुआ क्या है बताओ कि मैं अपने तरीके से पता कराऊँ। डेविड। अब सोहम खान उठकर खड़े होकर पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले थे। फिर ईशान शराफत का मुजाहरा करते सब बताते चला गया। सोहम खान गौर से सुनता चला गया। कैसे वो इससे मिला, इसकी मेंटल कंडीशन, इसके साथ अनदेखा अनजाना सा दिल में महसूस होता ताल्लुक, इसकी मासूमियत, सब कुछ वो सब कुछ बता चुका। तो सोहम ने एक अबरू चुकाकर इसकी जानिब सवालिया नज़रों से कह रहा हो कि अब आगे वो चाहिए भाई। ईशान भी सुकून से बोला। आखिर काफ़ी दिनों के बाद इसकी हालत रोशी बेबी की वजह से हुई थी, तो नहीं तो वो बिल्कुल ठीक था। और इसकी मेंटली कंडीशन क्या, तो मैं हर हाथ पात कर जाऊंगा भाई। इसकी हिस्ट्री जोग्राफी निकाल कर लाऊंगा, इसका इलाज कराऊंगा, फिर ही इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करूंगा। वो जो इतने दिनों से कांटों पर घसीट लिया गया था, अब बड़े सुकून से फैसला सुना रहा था। वो क्या करने वाला था, क्या करने का इरादा रखता था। ओके फाइन, जो मर्जी करो, मगर अब तुम्हारी हालत बिगड़ी तो रोहित बेबी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, समझे। सोहम खान का लहजा हमेशा की तरह सर्दो सवार था। और याद रखना ऐश, मेरी पल पल तुम पर नज़र है। ये मत समझना मैं तुम्हें खुली छूट दे दी और बाकी की हमारे काम की सूरत हाल से तो तुम आगाह हो ही चुके हो। तो अगर इस लड़की की वजह से तुम्हें कुछ हुआ तो मैं आग लगा दूंगा पूरे कराची को, समझे। और ठंडे थाड़ लहजे में कहता इस रूम से जा चुका था। ईशान ने तकिए पर सर गिराया। ग्रीन मास्टर, कभी इनके पत्थर दिल पर दिन दिहाड़े नकब लग जाए तो ऐश का मज़ा आ जाए। और फिर से झुरझुरी आई। तकिए में मुंह दिया तो छन से रोशी बेबी का चेहरा सामने लहराया था। वो बेख्तियार मुस्कुराया था। फजर बोझल आवती आंखें खोली तो खुद को एक खाली कमरे में पाया था। या पहले तो इसे कुछ समझ नहीं आया वो कहाँ है और क्यों है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिमाग पूरी तरह बेदार होता चला गया। बीजान हॉस्पिटल आई थी तो इसने इन्हें सब कुछ बता दिया था, क्योंकि अब वो इन्हें मज़ीद बर्दाश्त करने की हिम्मत इसमें नहीं थी। बीजान भी बहुत रोई थी और ये इन्हीं का फ़ैसला था जो बिल्कुल उन्होंने अचानक किया था। उन्होंने फजर को वहाँ से दूर अपने दोस्त के घर भेजने का फ़ैसला किया था। फजर ने अपना ज़रूरी सामान एक बैग में रखा और रात का इंतज़ार करने लगी। महाबीर की गाड़ी से बासानी देख लेते हैं और रात को हवेली के पिछले दरवाजे के में बैठ कर निकली थी। बीजान की दोस्त के बाहर घर के बाहर पहुंचे भी डोरबेल बजाई ही थी जब इसके मुंह पर सख्ती से एक रुमाल रखा गया। जल्दी वो बेहोश हुई और अब इसके खाली कमरे में जब आँख खुली तो वह बेतहाशा खौफजदा हुई थी। शदीद सदमे में हैरत की बात तो ये थी कि इसके इस कमरे में कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था और वो ये भी नहीं जानती थी कि इसे कितना वक्त हो गया है और किस मकसद से सोच कर ही रोंगटे खड़े हुए। इसने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, उठकर दीवारें टटोली और इसके हाथ लगाने से जैसे एक दीवार बड़ी पेंटिंग के पीछे से एक साइड से रखती चली गई। जाने बगैर के दरवाज़ा जानबूझकर हुक्म के मुताबिक खुला छोड़ा गया है। वो तेज़ी से बाहर निकली थी और निकलते ही किसी चौड़े सीने से टकराई थी। नज़र उठाकर देखा तो सामने ही दुश्मन जहाँ पैंट की पॉकेट में हाथ डाले बगौर से ही देख रहा था। येलो कुर्ती, वाइट पटियाला शलवार में येलो दुपट्टा गले में झूल रहा था। वो ब्लैक चादर में चांदी की तरह दमक रही थी। महाबीर, वो मुझे किसी ने किडनैप, वो मतवशी इसे बताने लगी जब महाबीर ने इसे बाजू से दबोच कर एक लेडी गार्ड के ऊपर फेंका था। एक दिल भर की लड़की, नाजुक सी लड़की, तुम लोगों से संभाली नहीं जाती तो डूब मरो और छोड़ दो जॉब। ये वो गुस्से से फंकारा था और सदमे के मारे बुरा हाल था। फजर का एक और नया दज़गम और एक नया सितम। फजर फटी फटी आंखों से देख गई। ले जाओ इसे, यहाँ खड़ी मुँह क्या देख रही हो। महाबीर घुराया तो लेडी गार्ड इसकी जानी बढ़ी, मगर इसने बदक कर इसे यूँ घुरा के एक मरतबा तो वो भी गड़बड़ा गई थी। खबरदार, कोशिश भी मत करना मुझे हाथ लगाने की। फजर ने लेडी गार्ड की आंखों में आंखें डालकर कहा। महाबीर ने इसकी जानिब इशारा किया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? तो आज फजर मैडम ने भी जुबान खोलने की जरूरत कर ली थी। महाबीर ने गौर से उसे देखा। तुम भूल गई फजर, महाबीर रासिम की अच्छी लड़कियां रातों के अंधेरों में घर से बाहर नहीं निकलती। तो मैं वही गलती याद करवाया है, मगर मुझसे गलती हुई। शायद मैं ये भूल गया कि तुम तो नायाब की बेटी हो ना, अच्छी तरह कैसे सो सकती हो। महाबीर ने उसे तकलीफ पहुंचाने को बड़ा कारी वार किया था। तभी शदीद गुस्से से फजर के चेहरे ने लहू छलकाया था जिसे वह गहरी निगाह से देख रहा था। इस दिन मरने नहीं दिया आपने, आज जाने नहीं दिया। अगर इतनी ही
बुरी हूँ तो जाने देना, मुझे आप अपने जैसे ले आएगा। अच्छी फजर के लहजे में नफरत हकारत थी। आज तो इस नफरत ने महावीर को भी ठिठकने पर मजबूर कर दिया था। मुझसे ज़िद है तो फिर ज़िद को निभाने के लिए मैं जो मर जाऊँ तो फिर आप मर जाइएगा। मगर महावीर आसिम हफीज़ का ज़ालिम से पाक नफरत थी, जिसने झुकना ही नहीं सीखा था, हारना ही नहीं सीखा था। तभी तुम्हें रखने के लिए कौन मरा जा रहा है फजर मैडम? मैं तो इसलिए लेकर आ कर जा ही रही है तो किश्ता चलाकर जाओ कि वापसी का सवाल ही नहीं पैदा होता, और फिर मुझे भी तसल्ली हो कि इस बोझनुमा रिश्ते से आज़ादी जान छुड़ा ली, आज़ाद हो गया इस बेकार के रिश्ते से। वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोल रहा था, जिस कान से इसे लहू लहान कर रहा था, खुद के भी तो दिलो जान लहू लहान हो रहे थे, मगर इसे मुतल्लिक परवाह नहीं थी। जल्लाद था, ना जानता था कब कहाँ और कैसे वार करना है। फजर ने खुद पर कड़े पहरे बिठाए थे, दिलो जान में उबाल से उठे थे, हलक के फंदा से अटका था। हालत तो इस वक्त ऐसी थी कि दाढ़े मार मार कर रोती, मगर इसे बेहस के सामने अपने एक भी आंसू को बेमोल नहीं करना चाहती थी। तभी बाहर से मुड़ी और अंदर जाकर अपना बैग उठाई। इतनी देर काफ़ी थी खुद पर काबू पाने के लिए। वो बैग लिए इसे इग्नोर करते हुए बाहर की जानिब जाने लगी। जब गार्ड इसकी राह में हाइल हुए थे, वो गुस्से से भरी इसकी जानिब मुड़ी थी, जिसकी इत्मीनान में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया था। हवेली जा रही हूँ, बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। आज़ादी के परवाने का फ़िक्र मत करें, आपको इस बोझनुमा रिश्ते से आज़ाद करवाए बगैर कहीं नहीं जाऊँगी। अब अपने कुत्तों से कहिए रास्ते से हट जाए, वरना पुलिस को बुला लूँगी। वो भूखी शेरनी बनी गुर्राई थी आज सही मायनों में। फजर महावीर ने जल्लाद के पैरों से नीचे से ज़मीन खींची थी। इसके इशारे करने से गार्ड रास्ते से हट चुके थे। दिन का वक्त था, मगर फिर भी इसने वसी को कॉल मिलाई, जो कि हमेशा की तरह फ़ौरन अटेंड की गई थी। वसी मैडम का पीछा करो, हवेली तक बाहिफाजत छोड़ कर आना। इसने फ़ोन रखा और एक सर्दी से आ भरी इस छोटी सी लड़की की नफरत ने सीने में सांस उछाल दी थी। अब तक तो इसकी मोहब्बत को रौंद कर सुकून हासिल किया था, मगर अब नफरत से नफरत टकराने वाली थी। जाने क्या क़यामत आने वाली थी। शाम का वक्त था, इसकी तबीयत काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। तभी उठकर फ्रेश हुआ था, तैयार होकर अपना वॉलेट, कीज़ और मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर निकला। सामने इस सोफे पर पाशा और रिहाबते से जाता देखकर पाशा से रहा ना गया। तो किधर है? सो हमने मना किया है ना कि जब तक मुकम्मल ठीक नहीं हो जाते बाहर नहीं जाना। पाशा जो कहीं जाने के लिए बिल्कुल रेडी था, पूछ बैठा, प्लीज़ बड़े पापा ठीक हूँ मैं, बिल्कुल बड़ी बड़ी ज़रूर काम से जा रहा हूँ, जल्द ही लौट आऊँगा। और ये कहने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं कि भाई को मत बताइएगा, क्योंकि इन ग्रीन मास्टर को तो पता नहीं कैसे पता चल जाती है हर बात। वो झिंझलाया था। पाशा भी मुस्कुरा दिया। वो बाहर निकलता चला गया और गाड़ी लेकर निकला। आधे पौने घंटे की मुसाफत के बाद मंजिल पर पहुंचकर गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। आरोशो के घर के बाहर खड़ा अब वो झिझक रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों का गैब हो चुका था। अब वो शदीद शर्मिंदा था कि अलीज़ो को क्या जवाब देगा। इस दिन इसकी बात सुने बगैर चला गया। वो क्या कहती है, वो किस कदर बेहस और जालिम है। अभी कुछ और सोचता कि कुछ गैर मामूली सा महसूस हुआ अंदर से। आरोशो और अलीज़े की चीखों पुकार की आवाज़ें सुनकर वो बुरी तरह ठिठक गया था।